हेलो बच्चों। तो मैंने पहला वीडियो आपके साथ शेयर किया था फोटोसिंथेसिस का। तो काफी बच्चे का मैसेज आया कि सर इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलो मैं भी टाइम निकाल करके प्रॉमिस करता हूँ कि अगले जो 2024 का हम लोग प्रिपरेशन के लिए लगे हैं, तो हम लगभग बच्चा सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लेक्चर्स करेंगे। कुछ बच्चे ने बोला सर इकोलॉजी भी करा दो, कराएंगे। मेन प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस, इकोलॉजी, यही बच्चा मेरा मेन टारगेट होगा। चलो तो आज एक हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को उठाते हैं जिसका नाम होगा बच्चा इट इज अ रेस्पिरेशन इन प्लांट। ना बच्चा बोलता है सर यहाँ पर कैलकुलेशन में बड़ा दिक्कत आता है। मैंने बोला एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं ना। मेरा बस यही है कि आप चीजों को सिंपल वर्ड में समझो। देखिए, आपको फोटोज में क्या बताया था कि आपने CO2 को पकड़ा था, वही कैल्विन साइकिल याद आ रहा है। और CO2 को पकड़ा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाए, इसके अंदर बच्चा एनर्जी स्टोर्ड है। इसके अंदर बच्चा आपने एनर्जी को स्टोर्ड किया है, याद आ रहा है। सन की एनर्जी आई, उस एनर्जी को यूज किया। उसके अलावा से आप कार्बन कार्बन को बॉन्ड को जोड़े और फिर से आपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराया। तो ये कैसा प्रोसेस था? फोटोसिंथेसिस बचा था हमारा कैसा इंडरगोनिक प्रोसेस। लेकिन रिस्पिरेशन में क्या करेंगे? इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो ये एनर्जी देगा। तो ये हो जाएगा बच्चा एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा करेंगे। फोटोसिंथेसिस में आपने क्या किया था? आपने बॉन्ड बनाया तो एनर्जी आपने यूज किया था। आज बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर बच्चे एनर्जी रिलीज होगा और ये एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ने का बच्चा, यहाँ पर हम कैसे तोड़ेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो हम डायरेक्टली बच्चा ये पूरे के पूरे ग्लूकोज के सारे बॉन्ड को तोड़ेंगे नहीं ना। इट इज कंबशन, ये कंबशन कहलाएगा। सारी एनर्जी बच्चा हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा। जैसे आप लकड़ी जलाते हो ना, क्या है उसमें? कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है। अल्टीमेटली किसका बना है? ग्लूकोज का। अल्टीमेटली ग्लूकोज में क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड है। आपने तोड़ा ना ना, तो हीट के फॉर्म में सारी एनर्जी निकल गई। हम वही प्लांट बच्चा, वही ग्लूकोज, वही कार्बोहाइड्रेट को हम बॉडी में खाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्लो तोड़ना है बच्चे, स्टेप वाइज तोड़ना है। और धीरे धीरे स्टेप वाइज जो तोड़ेंगे, जैसे आप ग्लाइकोलिसिस करोगे 10 स्टेप का मैं बताऊंगा। फिर ये लिंक रिएक्शन में जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर बच्चे क्रेब साइकिल में जाएगा। आपने पढ़ा है क्रेब साइकिल खुद 10 स्टेप का होगा। फिर बच्चे ETS जाएगा, बड़ा स्लो वे में चलते जाता है। इसी जब थोड़े थोड़े स्टेप्स में जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो कहीं कहीं बच्चे इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि उसी एनर्जी को हम ट्रैप करके ATP बना सके। हम चाहते तो एक बार ग्लूकोज को तोड़ते, फटाक से एनर्जी निकलता, लेकिन वो बॉन्ड में ATP में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसलिए हम स्लो वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुईगी उसी को हम बॉन्ड में यानी ATP के बॉन्ड में कंजर्व करते जाएंगे ना। दूसरी बात है बच्चे की रेस्पिरेशन से एक और फायदा। रेस्पिरेशन से बच्चा मैक्सिमम एनर्जी में आपको कैलकुलेट करूंगा बच्चा, एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, फर्मेंटेशन एनारोबिक में लेस देन 7% एनर्जी विल रिलीज। जो आपने ग्लूकोज को कंज्यूम कराया है, वहां ATP बच्चा यानी जो एनर्जी है वो 7% से कम निकल रहा है। एरोबिक में मैं बताऊंगा बच्चा कि लगभग 44% ही एनर्जी आपको ना ATP के फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो बाकी कहाँ गया? 56 कहाँ गया? एनोरोबिक में 93% कहाँ गया? वो एनर्जी बच्चा हीट के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। तो बॉडी जो हमारा वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है ना, बॉडी जो हीटेड है, एक बॉडी आपका मेंटेन है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है ना? रिस्पिरेशन। इसलिए आप देखा होगा कि आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, साइकिलिंग करते हो, काम करते हो, तो लगता है कि बॉडी गर्म हो रहा है, पसीना निकल रहा है, हीट निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अचानक से अपने रिस्पिरेशन का रेट बढ़ाया। तो रिस्पिरेशन के दौरान में ज्यादा एनर्जी जो हीट के फॉर्म में निकल रहे, बॉडी अचानक से गर्म हो गया। जब लोगों का डेथ हो जाता है तब देखते हो कि बॉडी ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन तो उसका ड्रॉट हो गया ना, डाउन हो चुका था। तो जाहिर सी बात है वहां पर हीट बनना बंद हो चुका है। तीसरा फायदा रेस्पिरेशन का बच्चा, यहाँ के जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे बच्चे आप ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनाओ, लिंक रिएक्शन से कुछ एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। आप क्रेब साइकिल में जाओगे तो कुछ सक्सिनाइल कोएंजाइम है ना, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेंगे। एनसीईआरटी को बच्चे कार्बन स्केलेटन के, ये 3 कार्बन के कंपाउंड है, कोई 2 कार्बन के, और जरूरत पड़ा तो ये पायरुविक एसिड बच्चे यहाँ से निकल करके हो सकता है कि एमिनो एसिड बनाने में चला जाए। और एमाइनो एसिड से क्या बनेगा बच्चा? प्रोटीन बनेगा। हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ से निकले और फैटी एसिड बनाए, उससे क्या बन जाएगा? फैट्स बन जाएंगे ना। जो आपका क्रेब साइकिल के पढ़ते हैं ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट,
वो बचे जैसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, वो निकलेगा, एमाइनो एसिड बनेगा। जो आप पढ़ते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम है, वो बच्चे क्लोरोफिल बनाएंगे, साइटोक्रोम्स बनाएंगे। तो इसकी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो कार्बन स्केलेटन का काम करेंगे, जिससे नई चीज का सिंथेसिस किया जा सके। इसलिए तो आपको पूरा 2 पेज पढ़ना है एम्फीबोलिक पाथवे को लेकर के, कि रिस्पिरेशन में हमें लगता है कि चीजें टूट रही, लेकिन इसके इंटरमीडिएट को हम यूज करेंगे कुछ बड़े चीज के सिंथेसिस करने में। तो रिस्पिरेशन के 3 फायदे। पहला, एनर्जी निकला, एटीपी के फॉर्म में हमने जमा किया, जब भी जरूरत होगा हम एटीपी के बॉन्ड को तोड़ेंगे और अपना प्रोसेसिंग करेंगे। वो रिस्पिरेशन हो, कुछ भी हो बच्चा, वो आपका नर्व का कंडक्शन हो, जो भी आपको काम करना है ना, एनर्जी चाहिए तो कहां से आएगा? एटीपी के बॉन्ड के टूटने से आएगा। दूसरा, हीट के फॉर्म में निकलेगा, जिससे बॉडी को वार्म रखा जा सके। और तीसरी बातें मैंने आपको बताई होगी कि इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम बड़ी चीज के सिंथेसिस में, लाइक द क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, प्रोटीन्स के सिंथेसिस में, फैट्स के सिंथेसिस में यूटिलाइज कर ले। चलिए, अब आप सभी लोग बताइए तो स्टेप्स। तो हम रिस्पिरेशन में 2 स्टेप्स पढ़ेंगे, एरोबिक और एनारोबिक वाला पार्ट। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे बच्चे एक ग्लूकोज मैंने लिया, C6H12O6। अब इस ग्लूकोज के अंदर जो बेटा बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है 3 4 5 6, फिर इसके अंदर हाइड्रोजन है बच्चा, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है। इसके अंदर बच्चा एनर्जी स्टोर्ड है। आपको करना क्या है? स्टेप वाइज तोड़ना है। तो हमने ग्लूकोज को यहां से ब्रेक किया। अब जब ग्लूकोज ब्रेक हुआ ना, तो ये बच्चा बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। आप लोगों को याद आ रहा है पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब इस दौरान क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िएगा बच्चा, इसे तो आप कहते हो ग्लाइकोलिस, मेरे में से सभी बच्चों को आता है, द स्टेप इज द ग्लाइकोलिस। लेकिन एनसीईआरटी ने कमाल का लाइन भी तो लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। बच्चा बोलता है सर ये ऑक्सीडेशन क्या है, ये नहीं समझ में आया। इस चैप्टर में बार बार बच्चे एक वर्ड यूज किया जाएगा, ऑक्सीडेशन। जब क्रेब साइकिल में जाओगे तो एनसीईआरटी बोलेगा कि यहाँ पर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। बच्चे बोलते हैं क्या ऑक्सीडेशन सर? मैं सिंपल बोलूं, इस चैप्टर में आपको बार बार हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन का निकलना, इट इज ऑक्सीडेशन, बस सिंपल। ग्लाइकोलिस में सारे हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएंगे बच्चा, कुछ हाइड्रोजन निकलेगा ना, इसलिए एनसीईआरटी ने बोला पार्शियल ऑक्सीडेशन। जब आप लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल में जाएंगे, सारे हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो एनसीईआरटी वर्ड यूज करेगा, दे आर गोइंग टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्योंकि जब आपने फोटोसिंथेसिस किया था तो वहां हाइड्रोजन को जोड़ा था, और वहां बच्चा आपने रिडक्शन कराया था, याद आ रहा है? कैल्विन साइकिल, रिडक्शन, रीजनरेशन, याद आ रहा है आप लोगों को? तो वहां पर आपने हाइड्रोजन को ऐड किया था, तो रिडक्शन था। इस चैप्टर में हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ना। तो जब आप देखिएगा ना कि ग्लाइकोलिस में कुछ हाइड्रोजन से रिमूव हो गए, इट इज कॉल्ड द पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब ये पायरुविक एसिड का बेटा फेट क्या है? जब भी ये वर्ड आएगा ना, जैसे फेट ऑफ अमोनिया पढ़ा होगा, फेट ऑफ पायरुवेट पढ़ेंगे, तो बोलते हैं ये किस्मत क्या है बच्चा, बच्चा फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर डिसाइड करेगा बच्चा ऑक्सीजन। हाँ, क्या अगर यहाँ पर ऑक्सीजन सफिशिएंट है तो ये एरोबिक की तरफ मूव कर जाएगा, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा, और वहां बच्चा एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट बनेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये बच्चा साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा, और ये एनारोबिक का पार्ट बनेगा, जिसे बच्चा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका नाम देंगे फर्मेंटेशन। हायर ऑर्गेनिज्म को कहेंगे बच्चा एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ईस्ट है बच्चा, बैक्टीरिया है, तो इसका नाम क्या देंगे? फर्मेंटेशन। अब यहाँ पर आपको 2 तरह के फर्मेंटेशन पढ़ाया जाता है कि अगर ईस्ट है तो उसमें जाइमेज एंजाइम है, तो यह बच्चा इथाइल अल्कोहल बनाएगा, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा, और इस दौरान बच्चा CO2 रिलीज भी होगा। याद है आप लोगों को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में? इसी CO2 को जो रिलीज होता है, तो इसी दौरान कुछ केक्स बनने में, बेकरी इंडस्ट्री में, पनीर बनाने में ना, बिस्किट्स बनाने में यूज करते हैं, जिससे वो पफी स्ट्रक्चर बन सके, क्योंकि CO2 हल्की गैस है, इवेपोरेट करेगा, तो ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर पनीर वाला बनेगा, केक्स वाले बनेंगे। या हम बिवरेज इंडस्ट्री में बच्चे इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, याद आ रहा है आप लोगों को ना? चल, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चा वो बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं तो इसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करूंगा, तो ये चला जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। जैसे आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बच्चा कोई CO2 रिलीज नहीं होता, मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि खुद लैक्टिक एसिड बच्चा 3 कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बन गए, तो ये कार्बन तो बैलेंस हो गया ना। ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, 2 लैक्टिक एसिड बना। इथाइल अल्कोहल बेटा 2 कार्बन का है, तो 2 इथाइल अल्कोहल बने, तो 4 कार्बन हुआ, तो यहाँ पर 2 CO2 रिलीज हो जाता है। चल, तो ये मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान ले कि सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो दिस पायरुविक एसिड ना विल इंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया।
और माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन ने क्रॉस किया, और जो फ्लूइड पार्ट है बच्चा, जिसे हम क्या कहते हैं, आप लोग बताइए, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर में ना एक प्रोसेस में जाएगा जिसे बच्चा हम कहेंगे लिंक रिएक्शन। लेकिन एनसीईआरटी में कहीं भी लिंक रिएक्शन मेंशन नहीं। अब बुकलेट पढ़िएगा, किसी टीचर ने पढ़ाया, मैं नहीं आपको पढ़ाया होगा, तो मैं यहाँ पर वर्ड यूज करता था बच्चा, लिंक रिएक्शन में जाएगा ना, जहां पर से ऑक्सीडेशन भी होगा, क्योंकि चैप्टर में बच्चा बार बार हाइड्रोजन निकालना है, और साथ साथ डिकार्बोक्सिलेशन होगा, पहली बार बच्चा कार्बन निकाला जाएगा। ये जो दो पायरुविक एसिड है जो 3 कार्बन के, यहां से हमसे क्या निकाल लेंगे, CO2 निकाल लेंगे, तो ये 2 कार्बन का बच्चा क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम है। अब इन्हें नाम सुना है ना, एसिटिक एसिड का नाम याद रख लो। तो एनसीईआरटी इस वर्ड को बोले, बच्चा बोलेगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, याद करो एनसीईआरटी का लाइन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन के साथ साथ डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे। तो पहली बार CO2 का लॉस कहां हो रहा है, इसी लिंक रिएक्शन में हो रहा है ना, जिसे एनसीईआरटी ने नाम दे रखा है कि मैट्रिक्स में होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। सर अब लिंक क्यों बोल, कुछ बुकलेट में हमने पढ़ा है सर गेटवे पाथवे, क्यों बोलते, क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली आपको जाना है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल इसी मैट्रिक्स में चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। लिंक रिएक्शन भी मैट्रिक्स में, क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलाना है तो उसको इंटर, क्रेब साइकिल में अगर इंटर करना है तो पायरुविक एसिड इंटर नहीं कर सकता, इसलिए एक पाथ से गुजरेगा, रास्ते से गुजरेगा, जो उसे ले जा करके क्रेब साइकिल में छोड़ के आएगा। इसलिए लिंक रिएक्शन को हम गेटवे पाथवे भी कहते हैं, यानी लिंक करा देगा ग्लाइकोलिसिस को, यानी पायरुवेट को, किसमें, आपको क्रेब साइकिल। सर क्रेब साइकिल में क्या होगा, एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़िए। जब आप क्रेब साइकिल पढ़ते बच्चा, तो एनसीईआरटी बोलता है कि 4 ऐसे पॉइंट्स है जहां बच्चा ऑक्सीडेशन होगा, याद आ रहा है? तुम बोलोगे नहीं सर एनसीईआरटी में तो 3 पॉइंट बोला है। हाँ बच्चा 3 पॉइंट बोला है, जहां पर आप हाइड्रोजन हटाओगे नैड के हेल्प से, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराने, यानी हाइड्रोजन को निकालने के लिए कौन आएगा, NAD+, और हाइड्रोजन लेके जाएगा। फोटोसिंथेसिस में कौन आता था, याद है आप लोगों को, NADP+ आता था, याद करो, NADP+ आते थे। इस चैप्टर में बच्चा कौन आएगा, NAD+। कई बार तो यही क्वेश्चन में कंफ्यूज करा देता है कि रिस्पिरेशन में नैड और वहां बच्चा NAD, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा क्रेब साइकिल में बच्चा, जो हाइड्रोजन लेके कौन आएगा बच्चा, फैट। हालांकि एनसीईआरटी फैट प्लस बोलती है, लेकिन बच्चा फैट बोलना था। चलिए हम एनसीईआरटी फॉलो कर लेते हैं। तो यहां पास आपको क्या करेगा, पूरी तरह से हाइड्रोजन को निकाल लिया जाएगा। मैं ट्रिक बोल दूं तो ग्लूकोज में आप देखिए ध्यान से, ग्लूकोज के अंदर बच्चे कितने हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, बोलिए तो, C6H12O6। हाँ यहाँ पर बच्चा आपको 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में बच्चा 12 स्टेप में अब हाइड्रोजन को हटाओ, स्टेप वाइज हाइड्रोजन को हटाते जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी का ना है बच्चा, स्टेप वाइज आप क्या करो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करिए, यानी ऑक्सीडेशन करते जाइए। जैसे मैंने आपको बोला था बच्चा, ग्लाइकोलिसिस में मैंने पार्शियल ऑक्सीडेशन किया था, तो ग्लाइकोलिसिस में बच्चा, ग्लाइकोलिसिस के नाम पे ना हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD लाया होगा, याद आ रहा है आप लोगों को, और ये हाइड्रोजन लेकर के चला जाता था। तो वहां पर बच्चा हमने दो बार ऑक्सीडेशन करा दिया, 2 NADH बन गए ना, कहा फिर से बोलो, ग्लाइकोलिसिस में। जब आप लिंक रिएक्शन में जाओगे, तो लिंक रिएक्शन में बच्चा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं, तो यहां पर 2 बार फिर से ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए तो नाम एनसीईआरटी में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और वहां भी बच्चा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेगा। जब आप जाओगे बच्चा क्रेब साइकिल में, तो क्रेब साइकिल बच्चा 2 बार रन करेगा, क्यों, क्योंकि आपने एक ग्लूकोज को बैलेंस कर रहे हो, एक ग्लूकोज के 2 पायरुवेट बने, आपने 2 लिंक रिएक्शन चलाया, 2 NADH बनाए, तो क्रेब साइकिल भी बच्चा 2 बार चलना चाहिए। तो एक क्रेब साइकिल से बच्चा 4 ऐसे पॉइंट आएंगे जहां ऑक्सीडेशन होगा, 3 बार बच्चा नैड से, 3 बार बच्चा नैड से, यानी 3 NADH बनने वाले, और एक बच्चा फैट से। आई बात समझ में? तो 2 बार क्रेब साइकिल चलाइएगा बच्चों लोग, तो 6 NADH बनेगा ना, क्योंकि मैंने एक क्रेब साइकिल बोला है, तो कितने NADH हो गए बोल रहा है, 6, और फैट H2 कितने हो गए बच्चा, 2। तो देखिए ना, 6 और 2 हो गए 8, 2 लिंक रिएक्शन से नैड H कितने हो गए, 10, और 2 बच्चा ग्लाइकोलिसिस से 12। मैंने क्या बोला था, अब चैप्टर में बैलेंसिंग सीख गए ना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। ग्लाइकोलिसिस सबको याद है, क्रेब साइकिल याद है, लेकिन बच्चे बैलेंसिंग का जो खेल है ना, यही इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से रिपीट करूं, इस चैप्टर में आपका फोकस होगा कि आप ग्लूकोज के 12 हाइड्रोजन को स्टेप वाइज निकालिए। कितने स्टेप बच्चा, 12। अब बताइए मेरे साथ साथ, आपने पहले ग्लाइकोलिसिस में गए तो कितने स्टेप्स में हाइड्रोजन निकाले, सर हमने, अगर आपको याद है बच्चा, स्टेप 6 ना, जहां पास बनते थे बच्चा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, याद है आप लोगों को, 3PGL, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, मैं मजाक में बोलता था पागल,
ना, वो बच्चा जब ये एसिड में कन्वर्ट होगा, एल से अल्डिहाइड से एसिड में बनेगा बच्चा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, याद आ रहा है, एल है यहाँ, एल अल्डिहाइड है यहाँ बच्चा, एसिड बनेगा। स्टेप 6 याद करो, ये दो मॉलिक्यूल बनते थे बच्चा, दो मॉलिक्यूल ऐसे बनते थे, इसलिए यहाँ पर मैं क्या करता था, दो मॉलिक्यूल नैड लाता था और दो एनएडीएच बनाता था। तो ग्लाइकोलिसिस में बच्चा कितने एनएडीएच बन गए, दो। अब ये जब लिंक रिएक्शन में जाएगा तो बच्चा दो पायरुवेट है, दो बार ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी दो बार ऑक्सीडेशन हुआ तो दो एनएडीएच बन गए, यानी टोटल हो गए बच्चे चार। अब जब ये क्रेब साइकिल में जाएगा तो क्रेब साइकिल में ध्यान सुनिए, एक क्रेब साइकिल में बच्चा 4 पॉइंट पे ऑक्सीडेशन होंगे, तो दो क्रेब साइकिल से बच्चा पॉइंट कितने हो गए, 8, दो हो गए लिंक, दो हो गए बच्चा ग्लाइकोलिसिस। क्या 12 स्टेप आपको समझ में आया? यानी कितनी बार एनएडीएच से बताइए, तो आप लोग बताइए बच्चा, केवल 10 बार, 12 में से 10 बार बच्चा ऑक्सीडेशन कराने के लिए नैड आएगा। ग्लाइकोलिसिस में कौन आया था, एनएडी प्लस। लिंक रिएक्शन में कौन आया, एनएडी प्लस। क्रेब साइकिल में बच्चा, एक क्रेब साइकिल में 3 बार नैड आया, तो 2 बार बच्चा, दो क्रेब साइकिल से 6 नैड, लिंक रिएक्शन से 2 नैड 8, और दो बच्चा ग्लाइकोलिसिस से नैड बना तो 10 एनएडीएच बनेंगे। और एक क्रेब साइकिल के स्टेप नंबर 8 बच्चा, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट, याद आ रहा है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस वाला, जो कॉम्प्लेक्स 2 का ईटीएस का भी पार्ट होता था, वहां पास हम फैट से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये बच्चा दो बनेगा एफिड। और हम मेरे में से सब बच्चे स्मार्ट है, सर ये हाइड्रोजन निकाल क्यों रहे ना, एनसीईआरटी का लाइन पढ़िए क्रेब साइकिल के बाद, वाई आर सो इंटरेस्टेड, ये एनएडीएच का क्या करोगे, इस एफएडीएच2 का क्या करोगे? तो ये एनएडीएच जो एफएडीएच2 बनाया है, इसे आप ले जाओगे बच्चे ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां जाकर के बच्चा इस हाइड्रोजन के थ्रू, हाइड्रोजन में अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाले, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे, इसी से बच्चा ईटीएस चलेगा। एनसीईआरटी इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम लिखेगा बच्चा रिडॉक्स इक्विवेलेंट, दो दो बार आया एनसीईआरटी में। तो जब बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, उस दौरान इतनी एनर्जी निकलेगी बच्चा कि जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना सको, याद आ रहा है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ना, और इसी ग्रेडियंट को तोड़ करके बच्चा एटीपी बनेगा। तो एनसीईआरटी लिखता है बच्चा, जब एक एनएडी जाएगा ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और उसे टीएस चलेगा, और वो अल्टीमेटली बच्चा, वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंच जाएगा, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। इस दौरान एनर्जी निकली, उस दौरान उससे क्या बनाया, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और इसी ग्रेडियंट से बच्चे लगभग 3 एटीपी बन जाएंगे। आप एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो कर रहे हैं ना, 3 एटीपी बनेगा ना, तो 10 एनएडीएच आए तो कितने एटीपी बनेंगे बेटा, 30। जबकि एफएडीएच2 आता है तो यहां पर बच्चा वो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो भी टीएस चलाएगा, लेकिन एक एफएडीएच2 से बच्चा 2 एटीपी बनेंगे, तो 2 एफएडीएच2 से कितने होंगे बच्चा, 4। यानी हमारे पास बच्चा 30 एटीपी एनएडीएच की हेल्प से आया, और 4 एटीपी बच्चा एफएडीएच2 से आया, यानी 34 एटीपी ईटीएस देगा। और ईटीएस कहां से देगा, आप एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िए ना, एनसीईआरटी बोलता है अनलाइक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जब आपको फोटोज में मैंने बताया था, लाइट आया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया, और उसके हेल्प से जब डाउनहिल प्रोसेस हुआ, उस दौरान एनर्जी निकला, उसी एनर्जी से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, और ग्रेडियंट के हेल्प से आपने एटीपी बनाया, तो वहां का नाम था बच्चा फोटोफॉस्फोरिलेशन, पीपी, फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहां बच्चा सनलाइट नहीं, यहां पास जब बच्चा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, क्योंकि एक कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर दूसरे को पहुंचाएगा, दूसरे में डालेगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो एक का हो गया ऑक्सीडेशन, एक का हो गया रिडक्शन। इस दौरान इतनी एनर्जी निकलेगी जिससे बच्चा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, और ग्रेडियंट से एटीपी बना, तो क्रेडिट किसको गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, इसलिए नाम है बच्चा ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई बात समझ में? इसलिए ईटीएस से जो एटीपी बनता है उसे एनसीईआरटी बच्चा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहता है। तो सर आपने बोला कि एक एनएडीएच आया था, एक एनएडीएच सर आए थे, चलिए सर हम आपकी बातें मान ले, एक एनएडीएच आया, और एनएडीएच में क्या है सर, दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है। तो आपका कहना है सर कि इस इलेक्ट्रॉन को ईटीएस में दिया, ईटीएस में कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, चलिए, और लास्टली में वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया, हाफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो सर इसका प्रोटॉन क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन तो आ गए, सर एनएडीएच का प्रोटॉन का हो, प्रोटॉन भी बच्चा अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास ही जाएगा, इसलिए आपके एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। एनएडीएच का पूरा हाइड्रोजन ही बच्चा, इलेक्ट्रॉन तो ईटीएस से गया, प्रोटॉन भी जाएगा, हाँ, और ये अल्टीमेटली बच्चा पूरा हाइड्रोजन
ऑक्सीजन तक पहुंचा और इसी के से हेल्प से बच्चा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन गए। तो आपके एनसीईआरटी में है क्या? टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो आपका आंसर होगा बच्चा ऑक्सीजन ही तो है ना। तो यानी एनएडीएच का पूरा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन ऑक्सीजन में गए और एक वाटर बना। तो मुझे बताओ बच्चा पूरे इस चैप्टर में कितना वाटर बनने वाला है, सोच के बताइए। तो सर ट्रिक आपका, आपने बोला कि इस चैप्टर में 12 हाइड्रोजन है ग्लूकोज के, तो इस चैप्टर में 12 बार ऑक्सीडेशन होगा। अगर 12 बार ऑक्सीडेशन होगा तो 12 बार ईटीएस चलेगा, और 12 बार ईटीएस चलेगा तो 12 बार वाटर बनेंगे। यानी इस चैप्टर में कितना वाटर बनना है बेटा? 12। हम 6 वाटर बच्चा खर्च कर देंगे तो नेट बच्चा मिलेगा 6। जैसे तो आप पढ़ते हो, एक ग्लूकोज तोड़ते हो तो 6 भी मिलता है, 6 वाटर मिलता है ना। लेकिन रियल में बनते हैं बच्चा 12, 6 खर्च होता है, तो हमें नेट कितना मिलेगा? 6 मिलने वाला है। अब मुझे सिंपल पूछ रहा हूं कि कितना एटीपी मिलेगा, आप कैलकुलेट करोगे। सर 12 हाइड्रोजन है ना, 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, 10 एनएडीएच से 30 एटीपी, और बच्चा सर 2 एफएडीएच से 4 एटीपी, यानी 34 एटीपी तो ईटीएस नाम का मशीन देगा, जिसे हम ओपी कहते हैं। लेकिन सर हम तो ढूंढने वाले हैं सर 38 ना, हमें तो बचपन से सिखाया गया 38 एटीपी मिलेगा। तो 4 एटीपी बच्चा डायरेक्टली बिना ईटीएस का मिलेगा, बिना ओपी का मिलेगा, डायरेक्टली बच्चा डायरेक्ट मिलेगा, सबस्ट्रेट बना के देगा, जिसे एनसीईआरटी एसएलपी कहती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, या कहीं कहीं पे एनसीईआरटी बच्चा डायरेक्ट एटीपी बोलती है। ऐसा एटीपी जो प्रोटॉन ग्रेडियंट ईटीएस से ना बने। तो कितनी बनेंगे बोलो? 4। तो मेरे में से क्लियर सभी को 38 कहां से आया? यानी कि आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा नहीं है कि आपका मैक्सिमम एटीपी कौन देने वाला है? ईटीएस देने वाला है। चलिए भाई, तो बाकी 4 एटीपी कहां बने सर, एक बार थोड़ा रिकॉल कीजिएगा। तो याद करो बच्चा, जब ग्लाइकोलिसिस आपने रन किया था तो स्टार्टिंग में बच्चा आपने ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी खर्च कर डाले थे, जहां तक मुझे याद है। तो स्टेप 1 में और स्टेप 3 में बच्चा आपने एनर्जी इन्वेस्ट किया था। बाद में बच्चा 7th स्टेप पे +2 एटीपी मिले थे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हो चुके थे ना। और स्टेप 10 पे बच्चा 2 एटीपी मिले थे। टोटल बच्चा कितने एटीपी मिला था? 4 मिले बच्चा, कितने? 4। लेकिन खर्च कितना कर दिया था? 2। तो नेट कितना है बच्चा? 2। यानी ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी मिला। ये किससे मिला? ये मिला बच्चा डायरेक्ट एटीपी मिला। क्या एनसीईआरटी का ब्लैक पॉइंट में क्वेश्चन है ना, कि ग्लाइकोलिसिस में जो नेट एटीपी जो मिलता है, नेट नहीं बच्चा, मैं रिकॉल कर रहा हूं, डायरेक्ट एटीपी कितना बनता है? तो आंसर बोलेंगे बेटा 4। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा नेट कितना बनता है, तो आंसर बोलेंगे बेटा 2। यही नीट के क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। बच्चे से पूछा गया ग्लाइकोलिसिस कितना एटीपी बनाता है, तो आधे बच्चे ने इसका आंसर क्या किया? 8। तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा 2 एटीपी बनेगा। तो तुम बोलोगे सर क्यों? क्योंकि इसलिए बच्चा, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी कभी भी ये एनएडीएच की एटीपी को ग्लाइकोलिसिस में कंसीडर नहीं करेगी। ग्लाइकोलिसिस में 2 एनएडीएच बने, उसे बच्चा हम ईटीएस में ले जाके जनरेट करा के हम ईटीएस को क्रेडिट देंगे, हम ग्लाइकोलिसिस को नहीं देंगे। तो अगर आप ईटीएस वाला जोड़ लोगे तब तो बच्चा 6 एटीपी एनएडीएच वाले, 4 जो सबस्ट्रेट वाले बने, 6 4 10, और -2 8 होगा। लेकिन मैं कंसीडर नहीं करूंगा। यही तो एनटीए ने चक्कर लगाया ना। जब मैक्सिमम आप लोगों ने भी आंसर यही गलत किया होगा, आपने 8 किया होगा और एनटीए ने 2 आंसर दिया। 2 करेक्ट है बच्चा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 ही करेक्ट है। इसका प्रूफ मैं फिर से दे देता हूं अब, कि जब आप लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल पढ़िएगा तो एनसीईआरटी ने क्या किया बच्चा, एक येलो कलर का इक्वेशन लिखा, उसमें बोला कि हम एक लिंक रिएक्शन चलाएंगे, एक क्रेब साइकिल चलाएंगे। तो ये बच्चा क्या होगा कि एक पायरुवेट बच्चा, एक पायरुवेट, एनसीईआरटी में येलो कलर का जो इक्वेशन है ना, हाँ मैंने भी इसलिए येलो कलर से लिख रहा हूं, कि जो एक पायरुवेट है बच्चा वो पूरी तरह से टूटेगा। एरो के उस साइड देखना, उन्होंने एक लिंक और क्रेब को बच्चा मर्ज कर दिया, इसे फर्स्ट फेज बोला है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन को जोड़ करके ना पूरा फिगर को देखिए और इक्वेशन को देखिए, तो ये 3 कार्बन को बच्चा 3 CO2 के फॉर्म में रिलीज कर दिया। चलिए, अब उन्होंने बोला है कि लिंक में बच्चा हम एक पायरुवेट ले रहे हैं, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, एक पायरुवेट ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, एक लिंक रिएक्शन होगा, एक एनएडीज बनेंगे। और क्रेब साइकिल में बच्चा कितना एनएडीज बनेगा? सर वहां पर आपने बोला था 3 पॉइंट पे एनएडी प्लस आएगा, एनएडीज बनेगा। यानी बच्चा कितने एनएडीएच हो गए बोलो? 4। क्या एनसीईआरटी में 4 एनएडी प्लस लिखा है ना येलो वाले में? और 4 एनएडी प्लस आया तो कितने एनएडीज बन गए बच्चा? 4 एनएडीएच और H प्लस। आई बात समझ में? चलिए अब बताओ, एक
लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल को मैं मर्ज कर तो कितने बार एफएडी आएगा? सर लिंक में तो एक भी नहीं आएगा, एक बार आपने बोला था क्रेब साइकिल में आएगा, इसलिए एनसीईआरटी ने बच्चा 1 एफएडी प्लस लिखती है ना यहाँ पास, और उधर क्या बनेगा बच्चा 1 मॉलिक्यूल ऑफ एफएडीएच2। ठीक है, अब सोचिए यहां पास आपने जब पढ़ा होगा क्रेब साइकिल, तो वहां पर बेटा डायरेक्ट एक एक एटीपी या जीटीपी बनता भी था ना। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक जीटीपी, जो बाद में बच्चा जीटीपी जो बनेगा उसे हम कन्वर्ट कर देंगे एटीपी में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये जो जीटीपी है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीटीपी। जो जीटीपी है वो बनेगा जीटीपी, बाद में टूट करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं मानू एनसीईआरटी को बच्चा, तो एनसीईआरटी ने लिंक पढ़ाया, क्रेब पढ़ाया और ये पूरा इक्वेशन डिजाइन की, उन्होंने नहीं जोड़ा बच्चा ईटीएस को। वो बेटा ईटीएस को नहीं जोड़ती। अगर आपके अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो मैं कहता ये पूरा प्रोसेस हुआ तो 4 एनएडीएच मतलब 12 एटीपी, एक एफएडीएच मतलब 2 एटीपी, 12 और 2 14, और एक जीडीपी वाला आया 15 एटीपी में लिख देता ना। मिलेंगे बच्चा, आपको क्वेश्चन बनाने में जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कभी भी एनएडीएच को पैरेलल नहीं जोड़ती। आपकी एनसीईआरटी जब ग्लाइकोलिसिस बोलती है तो उसका एनएडीएच ले जाती है ईटीएस पे, जब क्रेब साइकिल डिस्कस करती है तो ले जाती है एनएडीएच में, क्योंकि क्रेब साइकिल जब कंप्लीट हो रहे तो एनसीईआरटी की थ्योरी में क्या लिखा है? थ्योरी में ये लिखा है कि अभी तक प्रोमाइजिंग एटीपी नहीं बने। आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, कितने एटीपी बने? 2 एटीपी। लिंग में कितना बना? 0 एटीपी। कितना बने क्रेब साइकिल में? एक क्रेब साइकिल में 1 एटीपी, 2 क्रेब साइकिल में 2 एटीपी। अब ढूंढने गए थे 38, मिला कितना? सर मुझे तो केवल 4 एटीपी मिला ना, नॉट प्रोमाइजिंग एटीपी। अभी तक उतने नहीं मिले जिसे प्रॉमिस किया गया था, यानी कि अभी 34 एटीपी मिलना है ना। बोला कि सर तो 34 एटीपी कहाँ मिलेंगे? बोले टेंशन मत लो, अगला टॉपिक तो पढ़ाना, नेक्स्ट सेक्शन एनसीईआरटी में लिखा है, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाऊंगा मैं आपको ईटीएस ओपी, वहां जाकर के मैं एटीपी बनाऊंगा। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बोला है कि एनएडीएच का क्या होगा, एफएडीएच2 का क्या होगा। एनसीईआरटी बोले चलो ना भी ईटीएस में पढ़ाता हूं। फिर बोलेगा सर ऑक्सीजन कहाँ है? अभी तक ग्लाइकोलिसिस पढ़ा दिया, लिंक पढ़ा दिया, क्रेब साइकिल पढ़ा दिया, कहीं सर ऑक्सीजन अभी तक पिक्चर में नहीं आया। बोले चलो ना ईटीएस में पढ़ा देता हूँ। इससे प्रूव होता है कि आपकी एनसीईआरटी जब बोले एक क्रेब साइकिल से कितना एटीपी बनेगा, तो आप बच्चे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एटीपी बोली। चलिए ऑप्शन में अगर एक एटीपी नहीं है तो आप ईटीएस वाले 3 एनएडीएच और एक एफएडीएच2 को जोड़ दीजिए। 3 एनएडीएच 9, एक एफएडीएच2, ठीक है, कितना हो गया? 2 11, और एक जीटीबी यानी 12। कर सकते हो बच्चा, कर सकते हो ना, लेकिन आपका बेस्ट ऑप्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेगा, वो एक जगह एसएलपी को कंसीडर करती है और जब ईटीएस में जाते हैं तो उसको एक साथ कंसीडर कर देती है। यहां पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। अब मुझे बताओ ध्यान से, तो आपने क्या किया? अगर मैं ईटीएस को एक साथ कंसीडर कर लूं, चलिए मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूं। अगर बच्चा मैं ईटीएस कंसीडर कर लूं तो आपने ग्लाइकोलिसिस में क्या है? सर ग्लाइकोलिसिस में हमने एक ग्लूकोज लिया, एक ग्लूकोज लिया, ठीक है, और हमने सर स्टार्टिंग में 2 एटीपी खर्च कर दिया, 2 एटीपी खर्च कर दिया, डन। और बाद में बच्चा हमें 4 एटीपी मिला, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने डायरेक्ट एटीपी फॉर्म, आंसर इज द 4, और 2 पायरुवेट बन गए, 2 पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड बन गया। याद आ रहा है आप लोगों को? चले, अब इस दौरान में बच्चा आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन वर्ड आ गया एनसीईआरटी का, कि 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 बार पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ, नेड आए और 2 एनएडीएच का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं बोलता हूं कि आप दोनों तरफ से बनाना सीख लो। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कितने एटीपी बनेंगे? तुम बोलो। एनसीईआरटी एनएडीएच को कंसीडर नहीं करेगी एटीपी को, वो बोलेगी हम ईटीएस में पढ़ाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर आया 4 - 2, आंसर इज द 2 एटीपी। लेकिन बच्चा अगर 2 एटीपी ऑप्शन में ना हो तो हमें ईटीएस वाले कैलकुलेट करके बनाना है ना। तो कितना आएगा आप बताओ? सर 2 एनएडीएच यानी 6 एटीपी को और जोड़ ले, जोड़ लो बच्चा, 6 और 2 8 होता है। तो ग्लाइकोलिसिस से कितने एटीपी बने बेटा? 8 हो गया ना, अगर मैं ईटीएस को साथ में कंसीडर करूं तो। लेकिन एनसीईआरटी नहीं करती। अब चलिए मैं चलता हूं बच्चा लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में आपने 2 पायरुवेट है, 2 पायरुवेट है, तो आपने बच्चा 2 लिंक रिएक्शन किया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बने, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बने। तो चलिए यहां पर बताया बच्चा, बताइए डायरेक्ट एटीपी कितने बने? नहीं बना सर, डायरेक्ट एटीपी एसएलपी तो 0 है ना। हाँ सर यहाँ 2 एनएडीएच बने, अगर मैं 2 एनएडीएच को यहाँ पर एटीपी में कंसीडर कर लूं तो कितने एटीपी बन गए बोलो?
ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ हाँ, तो यहाँ पर कितने बन गए बेटा, 6 एटीपी, 6 एटीपी। तो मुझे बताइए आपने लिंक रिएक्शन में कितना एटीपी बनाया, 6। ग्लाइकोलाइसिस में कितना बनाया, 8, और 8 और 6 कितना होता है, 14, यानी 14 एटीपी अभी तक बने जब मैं ईटीएस को कंसीडर करता हूं। तो अभी आपको ढूंढना कितना है, ढूंढना है बेटा 38, मिले कितने, 14, यानी 24 तो बाकी है। ग्लाइकोलिसिस के 8 आ गए, 6 आ गए लिंक रिएक्शन के, तो 24 ढूंढोगे ना। और क्रेब साइकिल बच्चा 2 बार चलेगा क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, यानी कि क्रेब साइकिल 2 मिल करके 24 देगा, तो एक क्रेब साइकिल 12 देगा, तो 2 क्रेब साइकिल हो गए 24, 6 लिंक रिएक्शन 30, 8 हो गया ग्लाइकोलिसिस 38। अगर मैं ईटीएस को साथ साथ कंसीडर करूं जो एनसीईआरटी नहीं करती, तो अब तुम बोलोगे कि सर एक क्रेब साइकिल का बताओ ना 12 एटीपी कैसे बनते। चलिए, आप सभी को मालूम है, मैंने आपको बताया भी है कि क्रेब साइकिल में 4 पॉइंट ऐसे हैं। सर कहाँ कहाँ 4 पॉइंट बताओ आप। चलिए, क्रेब साइकिल बेटा 10 स्टेप्स का है, याद आ रहा है आप लोगों को। इनमें से बच्चा इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10, 2 को कट मारो, जो भी इवन स्टेप है बच्चा 4, 6, 8, 10, यहाँ इवन नंबर स्टेप पे बच्चा होगा ऑक्सीडेशन, 4 पॉइंट हो गए। 4 पे होगा नेड से, 6 पे होगा बच्चा नेड से, 10 पे होगा बच्चा नेड से। जो स्टेप 8 है बच्चा, जहां सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से होता है, वहां होता है बच्चा फैट से। तो कितने एनएडीएच बने, 3, तो 3 एनएडीएच इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी एटीपी, 9। एक एफएडीएच टू कितना एटीपी बेटा, 11। अब ढूंढने चले थे 12, कितना मिल गया बेटा, 11 ईटीएस वाले। अब आप देखो क्या, जो आपका 7th स्टेप है, ये नीट का क्वेश्चन है, जो 7th स्टेप है बच्चे याद आ रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बना। इस दौरान एक जीटीपी बनेगा, जीटीपी से वो टूटेगा, जीटीपी भी टूटेगा और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। दे आर कपल टू ईच अदर। इस दौरान एक एटीपी बना, तो 11 और 1 कितने हो गए बच्चा, 12। एक क्रेब साइकिल से 12 एटीपी बन गया, 2 क्रेब साइकिल 24, 6 लिंक रिएक्शन 30, 8 बटा ग्लाइकोलिसिस 38 का कॉन्सेप्ट समझ में आया, डन मेरे से। लेकिन बच्चा अगर ईटीएस को तुम कंसीडर नहीं करते हो, तो मुझे बताओ कितने एटीपी बना, नॉट प्रोमाइजिंग एटीपी फॉर्मेशन एनसीईआरटी। तो सर ग्लाइकोलिसिस से कितने केवल बने, 4 बना था, 2 खर्च, 2। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से 0, क्योंकि वहां पे तो कोई अपने डायरेक्ट बनाया नहीं। और क्रेब साइकिल से बच्चा एक साइकिल से एक ही तो बना ना, तो 2 क्रेब साइकिल से 2, तो 2 और 4, 4 भी नहीं बच्चा, ग्लाइकोलिसिस में से 2 ही आए, तो केवल कितना बना, 4 एटीपी। इसलिए तो बोलता है कि अभी तक उतना एटीपी नहीं मिला है, अब वेट करो ईटीएस का। वहां हम 10 एनएडीएच से 30, 2 एफएडीएच से 4, 34 बना देंगे, इधर का 4 उधर का 4, क्या 38 सबको क्लियर हो चुका है। मेरे मुझे एकदम इजी है बच्चा, यही तो खेल है कि कितना एटीपी कहां से बनेगा। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज कहां रहता है, ठीक है, कि सर CO2 को भी बैलेंस करके बता दो ना, 6 CO2 निकालना है। देखो, एक ग्लूकोज को तोड़ा, ग्लाइकोलिस में 2 पायरुवेट बने, 3-3 कार्बन वाले, कोई CO2 नहीं बना है बेटा, ग्लाइकोलिस में कोई CO2 रिलीज नहीं हुआ। चलिए, एसिटाइल कोएंजाइम में पहला, जब आप लिंक रिएक्शन कर रहे हो एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के लिए, क्या बच्चा 2 लिंक रिएक्शन किया तो 2 CO2 बने ना, डन। अब एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक क्रेब साइकिल में जाएगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब साइकिल में जाएगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो वहां से 2 CO2 निकल गए। तो एक क्रेब साइकिल से 2 CO2, 2 क्रेब साइकिल से 4, तो 4 और 2 कितने हो गए बच्चा, 6। अब एनसीईआरटी में क्या है, जब आप करते हो क्रेब साइकिल तो वहां 5वें स्टेप पे बचा 5th और 6th, लगातार 2 स्टेप पे एक एक CO2 निकलता है। क्या एनसीईआरटी का लाइन है 2 सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्या लगातार दोनों कार्बन CO2 के फॉर्म में लगातार निकल गए ना। अगर पहले पे निकलता, 9th पे निकलता, मैं सक्सेसिव नहीं बोलता, सेकंड पे निकलता, 5th में निकलता, नहीं निकलता, नहीं बोलता, लेकिन लगातार 2 बार निकला तो एनसीईआरटी का लाइन क्लियर हुआ, 2 सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन। चलिए, फिर बच्चा बोलता है सर कि क्रेब साइकिल में बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए बच्चा, आप कैलकुलेशन में रहिए, आपको क्रेब साइकिल कभी लिखने नहीं आएगा कि राइट द 10 स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आप उसके पॉइंट्स को समझो ना। आपको मालूम है एक क्रेब साइकिल में 4 पॉइंट में ऑक्सीडेशन होगा, 3 बार नेट से, 1 बार फैट से, 1 बार डायरेक्ट एटीपी बनेंगे और 2 बार CO2 होगा। इतना जिसको बच्चे को याद है, हो गया।
लेकिन एनसीईआरटी एक लाइन यूज करती है बच्चा कि जब लिंक और क्रेब साइकिल को मर्ज करके पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने मर्ज करके पढ़ाया है, एक मॉलिक्यूल का पढ़ाया है, तो वहां पर 2 वाटर ऐड करते भी दिखाया है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले येलो वाला जो आपको बताया था आपको, ठीक है, ये वाला जो बच्चा येलो वाला बताया था, यहाँ पर बच्चा 2 वाटर ऐड करते हुए एनसीईआरटी दिखाती है। याद आ रहा है आप लोगों को? तो आप पूछोगे ना सर 2 वाटर कहाँ खर्च हुए, हिसाब दो सर, एनसीईआरटी ने बोला है 2 वाटर खर्च हुए, कहाँ? तो मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान सुनिए, ध्यान से। आप क्रेब साइकिल को कितने स्टेप में बन रहे हो बेटा? 10। मैं सिंपल बोल रहा हूं, ट्रिक्स मेरा याद रखो। सी क्रिकेट, सी फॉर काउंसिल, आई फॉर इंडिया। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग बुलाया कि चलो भाई मैच कराते, वर्ल्ड कप भी आ रहा है हमारा। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके, इज ओके, उसने ओके कर दिया है। किसे किसे? कोहली को। बोला कि नहीं पुराने के प्लेयर भी खेलेंगे, सचिन को कर दी, सहवाग को भी कर दी, और बच्चे एक बहुत बड़ा प्लेयर, फैंटास्टिक प्लेयर को लाया जिसका नाम था महेंद्र सिंह। लेकिन बच्चे एक प्रॉब्लम है कि यहां पर धोनी की जगह आपको करना है ओनी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लाना है, तो धोनी नहीं कीजिएगा, ओनी कर दीजिएगा, डन। तो ये मैंने 10 स्टेप्स आपको लिख दी। जो पहला स्टेप से बचे, पहला जो स्टेप पे क्या बना, सिट्रिक एसिड लिख दिया। दूसरा पे सिस एकोनेटिक एसिड लिख दिया। तीसरे पे बच्चा बना आइसोसिट्रिक एसिड लिख दिया। चौथे में बना बच्चा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, ठीक है। पांचवें पे बना बच्चा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 6 स्टेप पे बच्चा आपका क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। 7th स्टेप पे बचा बन गया सक्सेनिक एसिड। 8 स्टेप पे बना फ्यूमेरिक एसिड। 9th स्टेप पे बना मैलिक एसिड। और 10th स्टेप पे बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, डन। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको ऑक्सीडेशन कहां कहां बताया था, बोलिए 4 पॉइंट बताइए तो। इवन नंबर 4, एक बार ऑक्सीडेशन नेड से, एक एनएडीएच यहां बनेगा। चलिए, और कहां बताया, बोलो फटाफट। सर आपने 6 पे बताया था, कर दो ऑक्सीडेशन, नेड से एक एनएडीएच बन गया। सर आपने 10th पे भी बोला था, कर दिया ना। सर आपने 8 मिस कर गए, इसलिए मिस किया बच्चा क्योंकि इस 8 पे कमाल होता है। 8 स्टेप पे बच्चा, 8 स्टेप पे फैट से होता है और एक एफएडीएच2 बनता है। इसका एंजाइम बच्चा, इसका एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि सक्सिनिक एसिड से हमने हाइड्रोजन निकाला। और ये कमाल है, क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा है, मैट्रिक्स में। एंजाइम कहाँ है, मैट्रिक्स में। लेकिन ये एंजाइम बच्चा इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है, और यही एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 का काम करता है। आप एनसीईआरटी निकालो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखो, वहां कॉम्प्लेक्स 2 का क्या नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रो। क्या वहां पर एफएडी दिख रहा है एनसीईआरटी में? यानी कि यहां से जो एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स 2 की तरह काम कर रहा है, यानी क्रेब साइकिल का भी पार्ट है और ईटीएस का भी पार्ट है। अब मुझे बताइए बच्चा, यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ होगा, बोलो फटाफट। सर डिकार्बोक्सिलेशन 2 जगह पे, 5वें स्टेप पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनने के दौरान, और बच्चा 6ठे स्टेप पे यानी कि सक्सिनाइल कोएंजाइम बनने के दौरान। क्या बच्चा आपको पूछा जाएगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कितनी बार हो रहा है, तो बोले सर 6 स्टेप, एक ही बार ऑक्सीडेशन के साथ डिकार्बोक्सिलेशन। क्या बच्चा यही चीज ऐसा आपने लिंक रिएक्शन में भी पढ़ा था? तो कल होके क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा स्टेप लिंक रिएक्शन की तरह मैचिंग कर रहा है। लिंक रिएक्शन बनते थे एसिटाइल कोएंजाइम में, यहां बनेगा बच्चा सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्या दिक्कत है? चलिए सर, यहाँ पर डायरेक्टली एटीपी कहां बना, एसएलपी। तो एसएलपी बच्चा 7th नंबर पे, याद रखिएगा 7th स्टेप पे बना एसएलपी ना, जहां पर डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी कैलकुलेट कर लिया सभी ने, 3 एनएडीएच 9, एक एफएडीएच2 2 11, एक एसएलपी 12, डन। कितने बार CO2 निकलेगा, 2। तो अब आपसे पूछा जाएगा कौन कितने कार्बन का है। बच्चे मेरे विषय सभी लोग स्मार्ट है। देखिए आपको पता है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो पहला मेंबर है, एनसीईआरटी में क्या लिखा, लाइन लिखा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब साइकिल इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का है ना। यहां पे एक एसिटाइल कोएंजाइम आया बच्चा, 2 कार्बन का, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम आया, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। एसिटाइल कोएंजाइम आया 2 कार्बन का, बन गए बच्चा 6 कार्बन। इस दौरान एक वाटर खर्च होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या बोला है, 2 वाटर खर्च करना है। तो ये पहला वाटर कंडेंसेशन में जोड़ने में खर्च हो गया। एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए, और यहाँ का एंजाइम एनसीईआरटी ने मेंशन किया बच्चे, साइट्रेट सिंथेटेज सिट्रिक एसिड बना, कितने कार्बन के, 6 कार्बन के। जब तक कार्बन CO2 नहीं निकलेगा, कार्बन मत घटाइएगा। तो सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, सिस कोनेटिक 6 कार्बन,
आइसोसेट्रिक 6 कार्बन ना, ऑक्सैलोसक्सेनिक बचा 6 कार्बन। अब आपने एक CO2 लॉस किया, यानी अल्फा कीटो कितने कार्बन का हो गया 5। फिर से आपने एक कार्बन को लॉस किया तो कितने कार्बन का सक्सेनाइल हो गया बच्चा 4। अब आगे में बच्चा 4, आगे में बच्चा 4, आगे में बच्चा 4। तो आपको याद ट्रिक बोल दूं, आप के फॉर कोहली याद किया ना, कोहली से पहले जितने लोग है बच्चा वो 6 है। कोहली से पहले सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक, सिस एक्वानेटिक, ऑक्सैलोसक्सेनिक, सबके सब कितने 6। और कोहली के बाद बच्चा सब 4 कार्बन, क्योंकि एक कोहली से पहले CO2 निकलेगा, एक कोहली के बाद निकलेगा, यानी खुद कोहली 5 कार्बन का है। कोहली मारेगा पंजा, कोहली से सबसे पहले वाले सारे मारेंगे छक्का 6, और कोहली के बाद सारे मारेंगे चौका 4 कार्बन वाले। तो मेरे में से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। तो बच्चा बोलेगा सर एक बात पूछूं, आपने बोला था 2 वाटर खर्च होगा, आपने तो एक ही का हिसाब किताब दिया, एनसीईआरटी ने भी एक का दिया है, आप भी गायब कर रहे हो क्या? तो मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चा, 9th स्टेप पे एक वाटर खर्च हो। तो दो ये वाटर का खर्च का कॉन्सेप्ट समझ में आया एनसीईआरटी का, येलो वाला इक्वेशन? बोले हाँ सर अब समझ में आया। लेकिन सर बुकलेट मैंने पढ़ा था ना सर, तो बुकलेट में क्या किया था सर, पहले वाले पे सर कुछ वाटर रिलीज किया था और सेकंड वाले पे वाटर बटा थर्ड वाले पे ऐड किया था सर, ये क्या चक्कर है थोड़ा बताओ ना सर। तो मैं बच्चा नहीं झंझट में पढ़ना चाहता, मैं खुद बोल रहा हूं, एक पे आपने ऐड किया एक पे रिलीज किया तो कैंसिल आउट कर दो ना यार, तुम क्यों फंसे बड़े हो चक्कर में? तुम्हारी बुकलेट में शायद लिखा हो, एनसीईआरटी तो नहीं लिखता ना। बच्चा बोलता है सर एक वाटर सेकंड थर्ड पर भी ऐसा कुछ हुआ है, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, मैं उस वाटर की हिसाब किताब दूंगा जो एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो मैंने एनसीईआरटी का 2 वाटर रिलीज करा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसी को बच्चा, अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं जो एनसीईआरटी का इक्वेशन है। एनसीईआरटी ने क्या किया, एक पायरुवेट उठाया, एक पायरुवेट उठाया, ध्यान सुनना, और बच्चा एक बार लिंक रिएक्शन करके एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाया, ठीक है। एक बार लिंक रिएक्शन किया तो कितने CO2 निकलेंगे, एक CO2 निकलेगा। कितने बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार होगा, एक NADH रिलीज हुआ, ठीक है। अब यहां पर एक एसिटाइल कोएंजाइम को बच्चा मैं चला कहां, क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल चला दिया, और यहां पर जितने भी जो एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन के थे दोनों कार्बन बच्चा 5वें और 6ठे पे निकल गए ना। चलिए हो गया। कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ, तो 3 बार नेट से 3 NADH लिख दूं, चलिए। और एक बार फैट से एक बार एक FADH2 लिख दूं, चलिए लिख दिया। और एक बार बेटा डायरेक्टली GTP लिख दूं, सर लिख दिया, डन। क्या एनसीईआरटी ने जब आपको क्रेब साइकिल डिस्कस किया तो ऊपर में लिंक रिएक्शन को भी डिस्कस किया है ना, इन दोनों को मिला करके अब एनसीईआरटी ने वो येलो वाला इक्वेशन बनाया कि एक पायरुवेट को तोड़ोगे तो जो 3 कार्बन का था सारा 3 कार्बन पूरी तरह से टूट गया, एक लिंक में और 2 क्रेब साइकिल में। इसके अंदर पूरा का पूरा हाइड्रोजन जितने थे निकल गए, फुल्ली ऑक्सीडाइज हो गया। इस दौरान 4 NADH बने, दो ने एक FADH2 बना और 2 CO2 बने। अब सर हमने तो एक ग्लूकोज खाया था ना, तो इसको बच्चा 2 पायरुवेट बने ना सर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। अरे तुमने एक ग्लूकोज खाया 2 पायरुवेट बने, मालूम है यार, तो आगे का इक्वेशन तुम्हें मालूम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर डालो ना। तो सर यानी 2 पायरुवेट को तोड़ेंगे तो 6 CO2 बनेगा, एकदम सही है भाई। तो सर हमारा NADH कितना बनेगा बेटा, बनेगा 8, क्योंकि एक लिंक वाला और 3 क्रेब वाला बन गए बेटा 8 NADH। और बन गए बच्चा आपके क्या, कितने FADH2 तुम बोलो, 2 FADH2, ठीक है। हो गया ना, हो तो गए भाई, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या एनसीईआरटी में इक्वेशन गिवन है। तो अब इसमें अगर ग्लाइकोलिसिस को जोड़ दोगे बच्चा, ग्लाइकोलिसिस को जोड़ देंगे तो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH आने वाला है, और तो 8 और 2 10 हो जाएंगे। FADH2 तो ग्लाइकोलिसिस से बनता नहीं है। हाँ ग्लाइकोल इसमें बच्चा आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 ATP भी तो बनेगा ना, सबस्ट्रेट वाला, डायरेक्ट वाला, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल एक ग्लूकोज का हिसाब किताब भी निकाल सकते हो ना, इसमें ग्लाइकोलिसिस को जोड़ दो तो आपको पूरा 38 ATP का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लिए 2 NADH और जोड़ोगे 10 NADH 30 ATP, 2 FADH2 4 34, और यहाँ पर 2 ATP कितने हो गए 36। ग्लाइकोलिसिस से डायरेक्टली बने, नेट बना
दो 38 का हिसाब किताब क्लियर। मेरे में से यही बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि सर एनसीईआरटी क्या कहती है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं बच्चा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझना है, जो एनसीईआरटी का बुलेट पॉइंट उसको ध्यान से समझना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बच्चा बड़े आसान से। हाँ ठीक है। अब यहाँ पास आपको मैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको बच्चे क्रेप्स ईटीएस का नॉलेज दे देता हूं। आपको ईटीएस में कभी नहीं आएगा बच्चा कि राइट द होल स्टेप ऑफ ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नहीं आएगा। आपसे मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ईटीएस कहाँ लोकेटेड है। एक एनएडीएच आया तो कितने एटीपी बने, एक एफएडीएच2 आया तो कितने एटीपी बने, और टोटल टोटल कितने हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जो 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनका नाम बता दो, हो जाएगा भाई। याद है ना आपको, जब एक पेयर प्रोटॉन जाएगा तो एक एटीपी बनेगा। कुछ बुक में 4 लिखा है, गलत है, 2 प्रोटॉन जाएगा तो एक एटीपी बनेगा ना। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं बच्चा, बेसिक एक आइडिया। तो देख लीजिए मैंने क्या किया है बच्चा, अब डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया है ईटीएस पे, आप देख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ना। कुछ बच्चे नहीं सर हम तो पढ़े हैं आपसे, हमें तो आता है, थोड़ा सा 5 मिनट में बता दो ना। ईटीएस 5 से 10 मिनट में अगर सीख ले तो बड़ी बात है ना। बस यहीं तक करेंगे आज। तो ये बच्चा मैंने बनाया, ये येलो वाला बच्चा ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, और ये रेड वाला बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया ना। और इसी इनर मेम्ब्रेन पे बच्चा लोकेटेड है ईटीएस। ईटीएस ये व्हाइट वाला। हमें क्या करना है, हमने इस पार्ट को कट करके बच्चा इनलार्ज करके देखना है। मैं इसे हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, एनसीईआरटी ने इसे वर्टिकल बनाया है, क्या फर्क पड़ता है यार। बस ये मुझे बताओ, ये बच्चा आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह दिख रहा है ना येलो वाला, ग्रीन वाला, ये इसे कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और अंदर में जो फ्लूइड होता है ये तो सबको मालूम है बेटा, मैट्रिक्स होता है। तो मैं यहाँ पास येलो वाला बना दिया, ये बेटा येलो वाला मैंने बना दिया, ये येलो वाला मैंने बना दिया। ध्यान सुनिएगा, तो येलो वाला जो मैंने बनाया बच्चा ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ये बच्चा जो मैंने रेड कलर का बना रहा हूं ये बच्चा है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूं क्योंकि इसी पे ईटीएस लोकेटेड है, इसलिए मैं इनर मेम्ब्रेन को बड़ा बना रहा हूं। हाँ चलिए, तो अब नीचे में क्या हो गया, ये व्हाइट वाला बोलो बेटा मैट्रिक्स हो गया ना, मैट्रिक्स। ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन हो गया ना, और ये बेटा आउटर मेम्ब्रेन हो गया ना। इस बीच की जगह को कहेंगे बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आपकी एनसीईआरटी ने वर्टिकल बनाया, मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं। निकालो एनसीईआरटी। हम सभी को मालूम है कि 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम होंगे, ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 है। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से जाएगा बच्चा 3 में। बोले सर कौन सा, आप पढ़ा रहे हो 1 से बात तो 2 आता है ना। अब एनसीईआरटी निकालो बच्चा, अगर मैं गलत हूं तो एनसीईआरटी भी गलत है। 1 से बच्चा 3 में गया इलेक्ट्रॉन ना, और यहां पर बच्चा 2 है। कमाल की चीज, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, मैं बताऊंगा अभी डिटेलिंग। 4 ही बच्चा यहाँ है, 4 यहाँ है, और कॉम्प्लेक्स 5 बच्चा यहाँ है, जो F0 F1 पार्टिकल को हम कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 5, हाँ F0 F1 पार्टिकल पढ़ा के आए हो, एटीपी सिंथेस जो एटीपी बनाता है। ये बेटा इंटीग्रल मेम्ब्रेन है, इफ नॉट इंटीग्रल है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, पूरा मेम्ब्रेन पे है, एक चैनल का काम करेगा। और ये पेरिफेरल है, मेम्ब्रेन के ना, इनर मेम्ब्रेन के बाहर ना, मैट्रिक्स की तरफ जुड़ा हुआ है, मैट्रिक्स की तरफ फेस करते हुए ना। चल, तो कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गए, 5। चलिए अब मैं बेसिक आइडिया दे दूं। सबसे पहले यहां पास एक एनएडीएच आएगा और टूटेगा। एनएडीएच आया और टूट गई, एनएडीएच आया और ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब सर अब मैं नहीं बता रहा। चैप्टर में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का निकलना। तो एनएडीएच हाइड्रोजन पकड़ के लाया था, हाइड्रोजन यहां डोनेट कर दिया, तो अब ये बच्चा बन गया एनएडी प्लस। एनएडी प्लस, तो क्या यहां पर एनएडी का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, बोलिए। ये बन गया बच्चा एनएडी प्लस। एनएडीएच आया, हाइड्रोजन लूज कर दिया, एनएडीएच का ऑक्सीडेशन हो गया। किसने कराया, कॉम्प्लेक्स 1 में। कैसे कराया, सर हाइड्रोजन छीन लिया, इसलिए तो नाम है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस। अरे कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि एनएडीएच हाइड्रोजन ले लिया। ये हाइड्रोजन बच्चा जाएगा एफएमएन में, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड में। एनसीईआरटी निकाल के देखो, एफएमएन में गया।
और एफएमएन ने इस हाइड्रोजन को पकड़ा बच्चा, और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को एफईएस को ट्रांसफर किया। किसको किया? एफईएस को, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को कर दिया एफईएस को, एफईएस को। लेकिन जो प्रोटॉन बचे, उसे प्रोटॉन को बच्चा इसने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर कर दिया। तुम बोलोगे सर 4 प्रोटॉन एनसीईआरटी में, आपने 2 बताया। धैर्य रखिए, मैं 4 ही बताऊंगा ना, मैं भी एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अभी बच्चे 2 प्रोटॉन है। अब एफईएस ने बच्चा इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया यूबिक्विनोन। किसको किया बोलो? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन वही है बच्चा जो अब आपने पढ़ा होगा, प्लास्टोक्विनोन नाम सुना था। तो यहां पर कौन है? प्लास्टोक्विनोन नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, नाम है यूबिक्विनोन। उसे 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर, इस दौरान बच्चा एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का रिडक्शन हुआ। इस दौरान मैंने पहले ही बोला था, इस दौरान एनर्जी रिलीज होगा, इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि दो प्रोटॉन को मैट्रिक्स से पकड़ोगे और ट्रांसफर करोगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में 2 और प्रोटॉन आ गए थ्रू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उससे जो एनर्जी निकली। तो ओवरऑल 4 प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ कॉम्प्लेक्स 1 से। अब एनसीईआरटी का लाइन क्लियर हुआ? 2 प्रोटॉन तो आए एनएडीएच वाले, और 2 प्रोटॉन जो एनसीईआरटी नीचे थ्योरी में लिखती है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उस दौरान जो एनर्जी निकला उस प्रोटॉन को यूज कर लिया ढकेलने में। जैसे फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता था, सन की एनर्जी को यूज किया था पंप करने के लिए, वैसे यहां किया। अब यूबिक्विनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। अब वही लाइन बच्चा, यूबिक्विनोन इज नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज अ हाइड्रोजन कैरियर। तो आपने दिया कितना इलेक्ट्रॉन? 2। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2। ये बोलेगा मैं ले जाऊंगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन केवल नहीं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया एफईएस वाला, 2 प्रोटॉन बच्चा लगे हाथ मैंने मैट्रिक्स का दे दिया, मैट्रिक्स का 2 प्रोटॉन दे दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन क्या बच्चा? UQH2 यूबिक्विनोल बन जाएगा। UQH2 यानी यूबिक्विनोल बन गया ना, UQH2 बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन आ गए, चला, क्योंकि मैं हाइड्रोजन कैरियर हूं। अब UQH2 बच्चा यहां 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को तोड़ा, 2 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 3 से बच्चा चले गए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, 2 प्रोटॉन चले गए कॉम्प्लेक्स इंटर मेम्ब्रेन वाया कॉम्प्लेक्स 3। जिसे याद करो, वहां प्लास्टोक्विनोन 2 प्रोटॉन को पकड़ा था, साइटोक्रोम B6F के हेल्प से ल्यूमेन में ढकेला था, जिसे ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्युमुलेट होते थे, याद आ रहा है? फोटोसिंथेसिस। अब UQH2 को ध्यान सुनना ना, UQH2 के बाद अब बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास वो प्रिजर्व कर लेगा फर्दर यूज के लिए, इसे एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करेगी, आपको भी नहीं जानना। एक इलेक्ट्रॉन उसने रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन बच्चा कॉम्प्लेक्स 3 में उसने दे दिया साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी को दे दिया। कितने इलेक्ट्रॉन? एक दे दिए। तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे बच्चा, क्योंकि यूबिक्विनोल के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, उसने 2 प्रोटॉन तो ढकेल दिया, कहा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को दे दिया। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में तो 4 प्रोटॉन लिखा है। फिर से बोल रहा, धैर्य रखिए, मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आगे की कहानी फिर से सुनिए। आगे की कहानी में क्या होगा, अब कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहां पर सक्सिनिक एसिड बचा टूटा फ्यूमेरिक एसिड में, याद करो क्रेब्स साइकिल का 8वां स्टेप, एनसीईआरटी में देखिए। और यहां से जो हाइड्रोजन निकला बच्चा वो दे दिया गया फैड को, बन गया FADH2। अब FADH2 क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बच्चा ट्रांसफर करेगा FES को। यहाँ FMN नहीं है बच्चा, FMN नहीं है, FES को दिया। FES बोलेगा कि मैं केवल 2 प्रोटॉन पकड़ सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ सकता हूं, इलेक्ट्रॉन। तो बोलेगा प्रोटॉन क्या करें? बोले प्रोटॉन को नहीं ढकेल सकते भाई, मेरी इतनी औकात नहीं है कि प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ढकेलूं, इसलिए कॉम्प्लेक्स 2 से आपको कोई भी प्रोटॉन जाते हुए नहीं दिख रहा है, जबकि NADH का प्रोटॉन गया था, कॉम्प्लेक्स 1 का गया था 2 प्रोटॉन, यहां नहीं गया। ये प्रोटॉन बच्चा यही ल्यूमेन में मैट्रिक्स में रह जाएगा, इसी मैट्रिक्स में रह जाएंगे। ठीक, अब FES के पास में कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2। ये बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को देगा, याद आ रहा है? यूबिक्विनोन, सेम कहानी स्टार्ट करो।
अब यूबिक्विनोन बोलेगा कि आई एम नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर, आई एम द हाइड्रोजन कैरियर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को मिला, यूबिक्विनोन ने बोला मैं हाइड्रोजन कैरियर हूं, 2 प्रोटॉन लाओ। कहां से? मैट्रिक्स से। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन क्या बच्चा? UqH2 बना। एनसीईआरटी का लाइन क्लियर हुआ, यूबिक्विनोल बन गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेके चला कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ, वहां जाकर के इसने 2 प्रोटॉन बेटा ढकेल दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। क्या एनसीईआरटी अब क्लियर हो गया बच्चा? मेरे पे डाउट उठा रहे थे, 4 प्रोटॉन आया, एनसीईआरटी क्लियर। क्या एनसीईआरटी में दोनों तरफ से प्रोटॉन आते हुए दिखाया? एक यूबिक्विनोल कौन वाला? कॉम्प्लेक्स 1 से लाया, और एक बच्चा कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोल जो आ रहा है, 4 प्रोटॉन आ गए। सेम कहानी फिर से रिपीट, UqH2 में 2 प्रोटॉन थे, वो गए, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें से बच्चा एक इलेक्ट्रॉन अपने लिए प्रिजर्व कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम बी को। एनसीईआरटी में क्या एक एक तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आते दिखा रहा है? साइटोक्रोम में 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक आया कॉम्प्लेक्स 2 वाला यूबिक्विनोल से और एक आया कॉम्प्लेक्स 1 वाले से। तो साइटोक्रोम बी के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन अब हैंड ओवर किया जाएगा एपीएस को। एनसीईआरटी खोलिए, और वहां से चला जाएगा बच्चा साइटोक्रोम C1 को। इसलिए यहां नाम है, इसको कहेंगे साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा देना है कॉम्प्लेक्स 4 को। उड़ के तो नहीं जा सकता भाई, कॉम्प्लेक्स 4 यहां है, इसलिए इसे रास्ते में एक मोबाइल कैरियर मिलेगा, छोटा है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे जुड़ा है, और ये इलेक्ट्रॉन को लेके चला 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 चला, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, चलेगा भाई, और चल करके कॉम्प्लेक्स 4 पे पहुंच गया। मोबाइल कैरियर आउटर साइड में जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो, नाम है साइटोक्रोम C, और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 वाला तुम्हें दिया थोड़ी है यार, तुमसे मैंने छीना है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ले लिया, तुम्हारा मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया। तो कॉम्प्लेक्स 4 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो साइटोक्रोम C का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि साइटोक्रोम C का हुआ ऑक्सीडेशन। आया एनसीईआरटी का लाइन क्लियर? तो सर कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम C रिडक्टेज बोलो, क्योंकि साइटोक्रोम C का रिडक्शन कराया। हाँ बच्चा, गलत नहीं, 100% सही है। चलिए अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन किसे दिया गया? एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए, कॉम्प्लेक्स 4 कंटेन 2 कॉपर सेंटर। यहाँ पर 2 कॉपर सेंटर है, कॉपर सेंटर ए बच्चा यहाँ पास है, एक कॉपर सेंटर यहाँ पास है, कॉपर सेंटर ए, और एक एग्जिट पॉइंट पे बच्चा कॉपर सेंटर बी। ये इलेक्ट्रॉन कॉपर ने पकड़ा। ये आपसे मिनरल न्यूट्रिशन में क्वेश्चन आएगा कि कॉपर का नाम सुना है ईटीएस में, रिडॉक्स रिएक्शन में। बोले रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोल रहे हो सर? अरे एक को इलेक्ट्रॉन पकड़ोगे, दूसरे को दोगे, तुम लोग का काम क्या है? एक से लेना, दूसरे को देना, एक बार ऑक्सीडेशन करना, एक बार रिडक्शन करना। अब देखिए, ये दे दिया बच्चा साइटोक्रोम ए को, ए ने दिया बच्चा A3 को, इसलिए साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, एमबीबीएस कॉलेज में सिखा दिया जाए। फिलहाल के लिए एनसीईआरटी बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब ये इलेक्ट्रॉन बच्चा फाइनली कॉपर सेंटर बी से निकला हाफ ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन जो है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, तो यह ऑक्सीजन चला गया। लेकिन इस दौरान बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 से जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा था, तो इतनी एनर्जी निकली कि 2 प्रोटॉन को और ढकेल दिया गया। कहां से आया एनर्जी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। सर कितना? 4 नहीं, 2। सर क्यों सब में 4 4 ले गए थे? अब देखो ना, मैं कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन क्यों डाला? 2 NADH वाला था, और 2 बच्चा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी वाला था। जबकि कॉम्प्लेक्स 4 से मैंने 2 प्रोटॉन डाला, क्योंकि NADH FADH तो है नहीं, इसलिए एनसीईआरटी क्लियर हुआ, कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 प्रोटॉन, और कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन। टोटल प्रोटॉन कितने गए? 10। टोटल प्रोटॉन कितने गए? 10। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, अंदर में प्रोटॉन कम है, बाहर में प्रोटॉन ज्यादा है। अब ये ग्रेडियंट को तोड़ो, ग्रेडियंट को तोड़ो, और जब ग्रेडियंट टूटेगा तो एटीपी देगा। रूल क्या है कि जब एक प्रोटॉन, एक पेयर प्रोटॉन लौटेगा, तो एक एटीपी जनरेट करेगा। फिर से सुनो, एनसीईआरटी कुछ बुक में 4 प्रोटॉन को ले जाके दिखाया है, गलत, बैलेंस नहीं कर सकते।
2 प्रोटॉन यानी एक पेयर जाएगा तो 1 एटीपी बनेगा, तो 5 पेयर ले गए, 4 4 और 2, 5 पेयर गया तो 5 एटीपी बनेगा, 5 एटीपी बनेगा। ठीक है, तो इस पूरे ईटीएस में 5 पेयर गए, 5 एटीपी बनेगा। तो सर हम 5 एटीपी में हम किसे दे, एनएडीएच को कितना बोले, एफएडीएच2 को कितना बोले, समझ लो। ईटीएस जो चलाया, इस ईटीएस में बच्चा आपने एक एनएडीएच को तोड़ा कॉम्प्लेक्स 1 पे, एक एफएडीएच2 को तोड़ा कॉम्प्लेक्स 2 पे, यानी ईटीएस चलाने में एक कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व हुआ, कॉम्प्लेक्स 3 इन्वॉल्व हुई। ठीक है, तो अब मैंने बोला एक एनएडीएच इन्वॉल्व हुआ, एक एफएडीएच2 इन्वॉल्व हुआ। एनएडीएच जब चला तो उसके इलेक्ट्रॉन बच्चा पहले कहां गए, कॉम्प्लेक्स 1 में, क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, यस। उसका इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉल लेके गया कॉम्प्लेक्स 3 में, क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट बने, यस। फिर वो इलेक्ट्रॉन बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 में गया, क्या उससे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बने, यस। 3 जगह आपने ग्रेडियंट बना दिया एनएडीएच के इलेक्ट्रॉन से। जबकि एफएडीएच2 का जो इलेक्ट्रॉन चला वो कॉम्प्लेक्स 2 पे टूटा, लेकिन उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बने। वो इलेक्ट्रॉन गया यूबिक्विनॉल से कॉम्प्लेक्स 3 में और वहां प्रोटॉन ग्रेडियंट बने। वो इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स 4 में, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। प्रोटॉन ग्रेडियंट केवल 2 बार बने, इसलिए बच्चा ग्रेडियंट कम बनाया एफएडीएच2 के इलेक्ट्रॉन ने, 2 जगह बनाया तो 2 एटीपी, एनएडीएच ने 3 जगह ग्रेडियंट बनाया 3 एटीपी। क्या एनसीईआरटी क्लियर हो गया? एनसीईआरटी का लाइन पढ़िए, डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर कौन है इस पे एटीपी बनने का रेट डिपेंड करेगा। एनएडीएच आया तो 3, एफएडीएच2 आया तो 2। क्या ये बातें क्लियर हो गई? हाँ सर, एनएडीएच में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, प्रोटॉन आपने ट्रांसफर किया, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, ग्रेडियंट टूटा, प्रोटॉन कभी ना कभी तो आएगा, और यही प्रोटॉन को बच्चा मैंने ऑक्सीजन में जोड़ दिया, तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन तो आए ईटीएस से, 2 प्रोटॉन मैंने वही वाला जोड़ दिया, तो अल्टीमेटली 2 प्रोटॉन भी ऑक्सीजन को मिला, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन ही मिल गया। तो टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जोड़ दिया बच्चा, एक मॉलिक्यूल वाटर बन गई, एक मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ा और 2 प्रोटॉन भी जोड़ा। क्या एनसीईआरटी क्लियर हो गया? अब आपको ईटीएस से क्या पूछा जाएगा, ईटीएस कहाँ लोकेटेड है, लो। सेकंड आपसे पूछा जाएगा पांचों कॉम्प्लेक्स सिस्टम का नाम बताओ, बता दोगे। हाँ, पहले पे एनएडीएच टूटा, एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 2 पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, एफएडीए आके टूटा, एफएडीएच2, कॉम्प्लेक्स 3 पे बीसी1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन किया, और कॉम्प्लेक्स 5 तो पहले से यार F0 F1 पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 से लेके ऑक्सीजन तक, ये हुआ ईटीएस। इस दौरान प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना, और ग्रेडियंट को तोड़ करके एटीपी बनाना है कॉम्प्लेक्स 5 से बच्चा, ये हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ईटीएस, एनएडीएच का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक जाना, उससे ग्रेडियंट बना, ग्रेडियंट को तोड़ के एटीपी बनाना वाया कॉम्प्लेक्स 5, इट इज अ ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मेरे में से मैं यहीं पे एंड करता हूं, और मुझे ये रियल एक फीडबैक दीजिए, क्या ये स्पीड था या ऐसा ही स्पीड रखना है, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं चल पा रहा है। तो जैसा आप करेंगे तो मेरे में से ऐसा अगर हम लोग करें तो चैप्टर का हमारा रिवीजन हो सकता है, लेकिन एक ऑनेस्ट एक फीडबैक आना चाहिए जिसे मुझे थोड़ा सा पता चले। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और कुछ अलग चीज फिर से वापस से पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।